हाँ जी बच्चों, क्या हाल है। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ ऑप्टिक्स एंड लेज़र्स। और हम कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो बच्चे, लास्ट एक दो लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि किस तरह से जो दो लाइट के सोर्सेज हैं वो आपस में जो उनकी लाइट वेव्स है वो इंटरफेयर करती हैं, और हमें एक बहुत सुंदर सा पैटर्न स्क्रीन पे नज़र आता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के फ्रिंजेस होती हैं। तो जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी करा था उसमें ये समझा था कि लाइट की जो फ्रिंजेस हैं वो हमें स्ट्रेट शेप की नज़र आती हैं, बट जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, डिफरेंट ऑपरेटर्स की हेल्प से स्टडी करेंगे, जिसमें आप ये भी देखेंगे कि न्यूटन रिंग्स मेथड होता है, इसमें हमारे पास सर्कुलर शेप की फ्रिंजेस होती हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है ये एक जनरल टॉपिक है, ये सारे तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाना इतना आसान नहीं है। देखो, यंग ने पता नहीं कितनी बार ट्राई करा होगा तो जाके वाइट लाइट के साथ वो इंटरफेरेंस पैटर्न आया होगा। जब भी हमें एक प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है तो उस केस में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कैसे सेट करा आपने, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, देखो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जहाँ से हमारे पास लाइट के वेव फ्रंट्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा है, और वो वेव फ्रंट्स आपस में फिर इंटरफेयर कर रहे हैं। अब वो जो दो सोर्सेज हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग है स्मॉल डी, और फिर हमारी स्क्रीन वो इन दोनों सोर्सेज से कितनी दूर पड़ी हुई है, जो कैपिटल डी डिस्टेंस हमने देखा था, और उसके साथ साथ दोनों सोर्सेज की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ और फेस, ये तीन चार चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सारी चीज़ों की एक प्रॉपर रेसिपी बनती है तब जाके हमें प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आता है। इतना आसान नहीं है इसको बनाना। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा लाइट सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, होने चाहिए। जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आज का लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लाइट जो है हमारे पास, ऑर्डिनरी लाइट, उस किस तरह से जनरेट होती है। हम कब एक सोर्स को कोहेरेंट सोर्स, एक नहीं वैसे दो होने चाहिए, कब दो सोर्सेज को आपस में कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोल सकते हैं, और क्यों हमें कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ही चाहिए। देखो, दो चीज़ें बताई थी लास्ट लेक्चर में भी। एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, वो इसलिए चाहिए ताकि फ्रिंज विड्थ जो है वो स्टेबल रहे, एक ही लैम्डा हो उसमें। दूसरा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन है। एक तो लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, जैसे आपको बताया था, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर या सिंगल वेवलेंथ, दोनों लाइट सोर्सेज की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, आप रिमाइंड करिए क्या था वो था कि जो दोनों लाइट वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है, फाई फेज डिफरेंस होगा ना, तभी तो क्रेस्ट ट्रफ या ट्रफ ट्रफ या क्रेस्ट क्रेस्ट या कुछ और फेज डिफरेंस होगा, तो वो जाके मिलेंगे स्क्रीन पे किसी पॉइंट पर। वो जो फेज डिफरेंस फाई था, जो हमारे एक्सप्रेशन में भी आ रहा था, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, वो फाई टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। वेरी समझते हो ना, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ एक लॉन्ग टाइम के लिए जो फाई है वो कांस्टेंट रहे। तो अगर ये चीज़ अचीव हो जाएगी सोर्सेज के साथ, तब तो वो दोनों सोर्सेज सुटेबल हैं टू मेक इंटरफेरेंस पैटर्न, नंबर वन। फिर उसके बाद जो स्मॉल डी है, कैपिटल डी है, लैम्डा है, इनकी जो आपस में रेसिपी बननी है उसने जाके फाइनली आपको डिश देनी है। डिश मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न जो रेसिपी से आएगा वो प्रॉपर आपको मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, इसको समझिए ध्यान से। पहले हम ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं कि हमें किसी भी, सोडियम लैंप है, उस सोर्स से जो लाइट मिलती है उसके पीछे क्या फिजिकल प्रोसेस होती है और लाइट किस फॉर्म में होती है। देखो, लाइट का ना एक बड़ा मिस्टीरियस सा नेचर है। बहुत सालों तक ये कंफ्यूजन चलती रही कि लाइट एक वेव है या पार्टिकल है। देखो, बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे, वो लाइट का वेव नेचर होगा, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे तभी एक्सप्लेन होंगे। जैसे कि ये यंग जबरदस्त एक्सपेरिमेंट भी जो है वो तभी एक्सप्लेन होता है जब आप लाइट को वेव मान के चलते हो। मतलब हमारे पास जैसे वेव्स हैं वो एक ओपनिंग से बाहर आई, फिर वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, से पानी के अंदर रिपल्स जनरेट होते हैं ना बट्टा फेंकने पे, सेम वही चीज़ है। वो उस तरह से लाइट की वेव जैसे रिपल्स जनरेट होते हैं रीजन ऑफ स्पेस में और आपस में ऐसे इंटरफेयर करते हैं। तो ये वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो पाएगा। बट हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, जो आपने आई थिंक स्टडी कर लिया होगा, प्लस 2 क्लास में पढ़ा आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आपने देखा था कि लाइट का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें मेटल के ऊपर लाइट गिरती है, जाके स्ट्राइक करती है, और वहाँ से फिर हमारे पास लाइट जब गिरती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। तो अगर आप लाइट को वेव मानोगे, उसको तो एनर्जी इम्पार्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब वो ऐसे ऑसिलेशन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, विद सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर थोड़ा टाइम बाद इजेक्ट होंगे। लेकिन लाइट को वेव मानने के बाद ये चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं होती।
कितनी प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो आइंस्टाइन ने फिर उसको सॉल्व किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी थी और आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। आइंस्टाइन को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, सर आइंस्टाइन को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला नोबेल प्राइज़, उनको जो और है उनके करे हुए, जैसे उन्होंने स्पेसिफिक हीट की भी थ्योरी दी है, उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी एक्सप्लेन करा, इन सब चीज़ों के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन, जिसमें वो एटम्स का पार्टिकल नेचर और इवन लाइट का पार्टिकल नेचर यूज़ करके, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन यूज़ करके वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में भी बिहेव करती है, फोटॉन्स की फॉर्म में भी बिहेव करती है। सो ये लाइट एक पार्टिकल है या वेव है, इट इज़ नॉट ए मिस्ट्री, बट हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो इस तरह का बिहेवियर एक्सप्लेन करे जो दोनों तरह हमारे पास फिट हो जाए। सो इसलिए लाइट कभी कभी पार्टिकल जैसे बिहेव करती है, कभी कभी वेव जैसे बिहेव करती है। और इवन बाद में आप क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करोगे एंड यू विल सी कि लाइट के साथ ही ऐसा नहीं है, इस पूरे नेचर के अंदर इवन जो पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड ऑल दीज स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दे ऑल्सो बिहेव इन ड्यूअल नेचर। वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं, उनका वेव फंक्शन होता है, मैटर वेव्स बोलते हैं उनको। तो फिजिक्स ना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप पढ़ते रहिए फिजिक्स, इसको समझिए, एंजॉय करिए। तो अभी हम आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं और इसके साथ साथ व्हाट इज द फिजिकल प्रोसेस टू जनरेट द लाइट। सो लेट अस राइट द फर्स्ट थिंग, द नेचर ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी सोर्स। जो सिंपली सोर्स भी लिखा जा सकता है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। देखिए क्या होता है, हमारे पास इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं, आपको पता है एटम्स के अंदर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी लोअर एनर्जी लेवल में। हम इस एटम्स को किसी एनर्जी की हेल्प से, वो एनर्जी किसी फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकती है एनर्जी, और एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। इस तरह से एनर्जी दे के एटम्स को एक्साइट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपने हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं इस तरह से, और ये एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। फिर वहाँ पर वो थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं हायर एनर्जी स्टेट्स में, फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻8 सेकेंड्स। और लेज़र के केस में यही टाइम हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, वैसे इतना सेकंड होता है। तो ये 10⁻⁸ सेकंड जो है बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल होता है। इतने टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं और वहाँ पर वो फिर इस तरह से लाइट की एक ट्रेन बोल सकते हैं, इसको स्मॉल वेव ट्रेन बोल सकते हैं, और आप इसको फोटोन की फॉर्म में भी समझ सकते हो, पार्टिकल या क्वांटा ऑफ लाइट। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके नीचे आया तो उसने जो फोटोन छोड़ा उसकी एनर्जी E=h होती है, विच इज़ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखना चाहते हो तो h/2π इंटू ओमेगा लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा इज 2πν, वो कट जाएगा। और ये तो ओमेगा जो है ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है इस फोटोन की, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, और यहाँ ओमेगा नॉट लगा देते हैं। ये बेसिकली एनर्जी लेवल डिफरेंस के बराबर है। तो अगर मुझे यहाँ पर h/2π इंटू ओमेगा नॉट लिखना है तो इस लेवल की जो एनर्जी है E2 और नीचे वाले लेवल की जो एनर्जी है E1, उन दोनों को माइनस करके E2 - E1 हमारे पास ये एनर्जी या यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये तो है हमारे पास जो मेन फ्रीक्वेंसी है। अब ये फोटोन जो है ना, देखो एक फोटोन निकला, फिर दूसरा, जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से जंप करेंगे उतने हमारे पास फोटॉन्स निकलते जाएंगे। अब उन सारे फोटॉन्स का जो फेज़ है, इनिशियल फेज समझते हो ना, इपॉक, इनिशियल फेज मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फोटोन को, नेक्स्ट शीट पे पहले मैं जाऊँगा, अगर मैं इस फोटोन को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लाइट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मैक्सवेल ने फाइंड करा था। सो अगर हम इसको उससे एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर इज E0, यहाँ पर हम साइन या कॉस कोई भी सिनोसॉइडल फंक्शन या e⁻⁴ करके भी लिख सकते हैं, वो इजी कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। हम साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास kx - ωt होगा। तो ये x मतलब पोजीशन और t मतलब टाइम का सिनोसॉइडल फंक्शन है। ये जो फोटोन है हमारे पास, इसको हम एक वेव भी मान सकते हैं। बेसिकली फोटोन है, पार्टिकल भी है, वेव भी है, दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। तो अभी ये जो है एक मैंने साइन फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर
ये साइन फंक्शन है। अगर मान लो मैं किसी जगह पर x को 0 पुट कर दूं और सिर्फ टाइम के साथ वेरिएशन देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऊपर बढ़ेगा फिर नीचे जाएगा, तो वो सिनोसॉइडली वेरी करेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, x को चेंज करते जाएंगे, जहां जहां भी हम जाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिनोसॉइडली वेरी करेगा। ये इसका मतलब है। अब इनिशियल फेस हम यहाँ पे साइन फंक्शन लिख रहे हैं तो 0 मान के चल सकते हैं, तो ये इसका इनिशियल फेस है। अब मान लो ये एक फोटोन निकला, यहाँ पे हमारे पास x0 है, जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करा, वहाँ पे एक फोटोन ऐसे निकला, ये साइन फंक्शन है। अब क्या गारंटी है कि जब अगला फोटोन निकलेगा वो भी सेम इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा? रैंडम प्रोसेस है ना। अटैच मतलब इस पॉइंट पर इससे सेम वैसे जुड़ेगा, ये ऐसे यहाँ पे 0 आया फिर उसके बाद बिल्कुल वैसे ही सिनोसॉइडली, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे हमारे पास एक फेस चेंज आ जाएगा, क्योंकि रैंडम प्रोसेस है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गिरते चले जा रहे हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग फोटॉन्स निकलते चले जा रहे हैं, इट इज़ ए रैंडम प्रोसेस। तो वहाँ पर एक्चुअली अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हो कि वो फोटॉन्स किस तरह से निकलते हैं, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे समझा जा सकता है, एक फोटॉन निकला, फिर ये दूसरा हो सकता है ऐसा हो, तीसरा हो सकता है नीचे से ही ऊपर जाए ऐसे, ये नेक्स्ट है। तो ये एक सिंपल सा मॉडल है ऐसे। तो ये अभी क्या है, ये छोटे छोटे वेवलेट्स हैं, इन सबको मिला के हमारे पास वेव ट्रेन बनेगी। डब्बे जोड़ के वेव ट्रेन बन जाती है ना, ट्रेन बन जाती है। तो ये वो चीज़ है। अब इस केस में एक तो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है जो एनर्जी लेवल डिफरेंस पे डिपेंड करती है, विच इज़ आई टोल्ड यू ओमेगा नॉट, ठीक है, ये वो है हमारे पास। बट अब यहाँ पे क्योंकि ये फेस चेंज हो रहा है, उस वजह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इसमें आएंगे, मतलब देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसको हम डेल्टा ओमेगा नॉट से डिनोट कर देते हैं, और ये मेरे पास होगा 2 पाई बाय टाइम इंटरवल। और वो टाइम इंटरवल कौन सा है, वो ये हमारे पास टाइम इंटरवल है जो हमने यहाँ पे लिया। जितने टाइम बाद वो फेस चेंज होता है वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, तो ये हमारे पास नीचे टॉ नॉट आएगा। अब ये टॉ नॉट जितना बड़ा होगा उतना हमारी ये जो अनसर्टेनिटी है फ्रीक्वेंसी में वो रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं इस वेव की फ्रीक्वेंसी लिखना चाहता हूँ तो वो ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा नॉट लिखी जाएगी, ठीक है। सो दिस डेल्टा ओमेगा नॉट हैज़ ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच डिपेंड अपॉन टॉ नॉट। सो टॉ नॉट इज दैट टाइम इंटरवल जितने टाइम के लिए हमारे पास अब्रप्ट चेंज इन फेस नहीं हो रहा। मान लो इस तरह से एक वेव ट्रेन बनी, ये एक फोटोन की ही वेव ट्रेन है, ठीक है, और ये इस तरह से थोड़ी लंबी बन गई। ये डिपेंड करता है वहाँ से जंप करने में, अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करने में कितना टाइम लगा, और सेम फेज में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी वहाँ पे जंप कर रहा है, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। सो वो इकट्ठे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स ने जंप करा एक ही टाइम पे, तो वो 10 फोटॉन्स निकलेंगे एक जैसे, एंड दे विल कंबाइन, एंड कंबाइनिंग के बाद कुछ इस तरह का बनेगा। अब 10 इकट्ठे आए, 100 इकट्ठे आए, 1000 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे आए, तो इस तरह से एक वेव ट्रेन बन जाती है जिसमें हमारे पास सेम फेज रहता है। मतलब उस वेव ट्रेन के अंदर देयर आर नो अब्रप्ट चेंजेस इन फेज। सो दिस इज टाइम टॉ नॉट। इसको कोहेरेंस टाइम बोला जाता है। जितने टाइम के लिए वहां पर चेंज इन फेस नहीं आया, इसको कोहेरेंट टाइम बोला जाता है। अब देखो हमारे कोहेरेंट सोर्सेज की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि भाई हमारा जो फेज है फाई, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये किसकी बात हो रही है, ये दो सोर्सेज की बात हो रही है। जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी करा उसमें हमने ये बोला कि जैसे एक सोर्स हमने ये लिया और एक सोर्स नीचे लिया, तो यहाँ से जो लाइट वेव आ रही है और यहाँ से जो लाइट रेड आ रही है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस फाई है वो चेंज ना हो, ये बात हो रही थी हमारी, ठीक है। अब ये जो फाई है इट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स। एक तो इनिशियल फेसेस के ऊपर कि जो पीछे प्रोसेस हो रही है जहाँ पे लाइट जनरेट हो रही है, वो उस केस में कितना हमारे पास फाई इंट्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा फाई था हमारे पास जो पाथ डिफरेंस डेल्टा इंट्रोड्यूस करना है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट था, तो एक वेव यहाँ से पहुंची, एक वेव यहाँ से पहुंची, तो ये जो पाथ डिफरेंस है, एक का पाथ ये है, दूसरे का पाथ थोड़ा बड़ा है, उस वजह से जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो फाई 2 मान लेते हैं। तो ये जो फेज डिफरेंस फाई है, दिस इज फाई 1 प्लस फाई 2। तो फाई 2
और फाई 1, ये टाइम के साथ इन दोनों का सम चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर आप दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज ले लोगे, मतलब दो सोडियम लैंप ले लोगे, अब एक सोडियम लैंप की जो प्रोसेसेस है वो डिफरेंट चल रही हैं, उसमें 100 फोटोन एक टाइम पे गिर रहे हैं, उसी टाइम पे दूसरे सोडियम लैंप में से 10 फोटोन गिर रहे हैं, तो उनके बीच में ये जो कोहेरेंस टाइम की जो डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा, कोहेरेंट टाइम। लेकिन अगर एक ही सोर्स हो और उसी से दो बनाए जाएं, एक ही सोर्स है प्राइमरी, वहां से दो सोर्स हमने ड्राइव कर लिए किसी तरीके से, मिरर लगा दिए या दो स्लिट्स बना ली एक स्लिट की, जैसे या YDSC में करा, एंड वी हैव डिफरेंट मेथड्स, वो आगे भी और भी स्टडी करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी रैंडम प्रोसेस पीछे हो रही है वो दोनों के लिए सेम होगी। ये है दोनों सेकेंडरी सोर्सेज S1 और S2 के लिए, वो जो पीछे चेंजेस आ रहे हैं सोर्स के अंदर, जो एटॉमिक प्रोसेसेस हो रही हैं, रैंडम प्रोसेसेस, वो सेम होंगी दोनों केस में। तो जो इनिशियल फेज है फाई 1 ये वाला, विच इज ड्यूरिंग एमिशन प्रोसेस, वो कंट्रोल हो जाएगा। ये हमें कंट्रोल करना है कि ये फेस डिफरेंस फाई के साथ, टाइम के साथ चेंज ना हो, और दूसरे वाले की कोई चक्कर नहीं है, वो जितना अगर पार्ट डिफरेंस से जो भी फेस डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से हमारे पास फ्रिंजेस बन जाएंगी, ऑल्टरनेट डार्क एंड वाइट फ्रिंजेस। तो ये होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट में फाई मस्ट बी कांस्टेंट विद टाइम। अब इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में कई बार एज ए टर्म्स आ जाती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशियल कोहेरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पोरल कोहेरेंस, वो चीज़ें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो हमें दिक्कत ना आए। सो एक होती है स्पेशियल कोहेरेंस, दो सोर्सेज की स्पेशियल कोहेरेंस। स्पेशल मतलब स्पेस, पोजीशन के हिसाब से। सो मान लो हमारे पास दो सोर्सेज की ये वेव्स हैं, एक सोर्स और ये दूसरा सोर्स, ठीक है। अब वो हमने लिए सेकेंडरी सोर्सेस, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम वन प्राइमरी सोर्स, ठीक है। तो अगर इन दोनों के केस में स्पेशल कोहेरेंस का मतलब है कि अगर हम कहीं पे दो पॉइंट ले लें एक ही जगह पे, जैसे यहाँ तो ये उल्टा सीधा हो गया काम, बट अगर हम दो पॉइंट्स ले लें तो उस केस में थोड़ा इसको कर देते हैं सेट, यहाँ मैच कर देते हैं तो सेट हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, उसके नीचे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने एक ऐसे लाइन या प्लेन इमेजिन किया। अब इन दोनों पॉइंट्स पे ऑल द टाइम सेम फेज ही हो, मतलब ऐसे लाइट वेव जा रही है, आपने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, हमेशा ट्रफ आ रहा है उन दोनों पॉइंट्स पे, यहाँ पे हमेशा ट्रफ मैक्सिमा आ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो अगर कहीं और सेलेक्ट कर लें, वैसे ये मेरी दोनों वेव्स आपस में मैच नहीं हो रही, मैंने ऐसे बना दी समझाने के लिए, बट अगर कहीं और चूज कर ले वहाँ पर भी दोनों पॉइंट्स पे सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम वैल्यू हो, तो दे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। सो लेट अस स्पेशल कोहेरेंस, उसको बोलते हैं स्पेशल कोहेरेंस। लेट अस राइट, सो इफ phase difference between two light waves crossing two points on a plane perpendicular to their propagation direction इज टाइम इंडिपेंडेंट। ये इसका मतलब है, सेम भी बोल सकते हो, टाइम के साथ वेरी ना करे, टाइम इंडिपेंडेंट, या आप कह सकते हो स्टेज कांस्टेंट, देन दे आर सेड टू बी, देन देयर एग्जिस्ट स्पेशियल कोहेरेंस। ठीक है, ये इसका मतलब है बच्चे। या आप ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आ सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फेस फाई 1 है, यहाँ पर फाई 2 है, एंड फाई इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2 मस्ट बी 0। इन दोनों पॉइंट पे सेम फेस हो हमेशा ऑल द टाइम्स, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों स्पेशल कोहेरेंस को पोजेस करते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है डेफिनेशन विच इज कॉल्ड टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस में हमारे पास फिर से वैसे ही
वी विल टेक 2 सोर्सेज ऑफ लाइट और अब हम टाइम के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे मान लो phi1 है, यहाँ पे मान लो phi2 फेस है, और सिमिलरली नीचे वाली वेव के लिए मान लो phi1 डैश है और दूसरे के लिए phi2 डैश है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फेस डिफरेंस डेल्टा phi1 है और इन दोनों पॉइंट्स में जो फेस डिफरेंस है वो डेल्टा phi2 है, या phi1 डैश या phi2 ले लो, ठीक है। तो अब क्या है, अब अलोंग द लेंथ हम देख रहे हैं, ऐसे वेव है, 2 पॉइंट्स लिए हमने सेम डिस्टेंस पे, दे आर टेकन एट सेम डिस्टेंस। दोनों सोर्सेज के केस में वी हैव 2 सोर्सेज S1 S2। और अब इस केस में ऊपर वाले सोर्स का जो फेस डिफरेंस डेल्टा phi1 है, डेल्टा phi1, इफ इट इज इक्वल टू डेल्टा phi2 देन वी से देयर एग्जिस्ट टेम्पोरल कोहेरेंस, ठीक है, टेम्पोरल कोहेरेंस। इसको लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस भी बोलते हैं, अलोंग द लेंथ। तो ये है हमारे पास फंडा। अब वही चीज़ है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि एक सोर्स से 2 को ड्राइव करा, जो भी रैंडम प्रोसेसेस है वो दोनों के लिए सेम है, तो जो वेव ट्रेन निकलेगी उसके अंदर से दोनों केसेस में वो वेव ट्रेन एक जैसी होगी। तो अगर वेव ट्रेन एक जैसी होगी तभी ये चीज़ हमारे पास अचीव हो पाएगी। अगर वेव ट्रेन थोड़ी सी भी आगे पीछे हो गई सेम पॉइंट्स पे तो चक्कर पड़ जाएगा। एक जगह फेस डिफरेंस डेल्टा phi1 विल बी डिफरेंट, डेल्टा phi2 विल बी डिफरेंट, और ये टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है क्योंकि दोनों की प्रोसेसेस डिफरेंट है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। कोहेरेंस में फेस जो है phi बिटवीन 2 सोर्सेज दैट मस्ट नॉट चेंज विद टाइम। तो दीज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। तो अब हमें देखना है कि कोहेरेंस लेंथ L0 एंड कोहेरेंस टाइम tau नॉट, ये दोनों चीज़ें किस तरह से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास एक वेव ट्रेन है और ये दूसरी वेव ट्रेन है। अब मान लो कि इन दोनों वेव्स का जो फेज है वो कांस्टेंट रहा, मतलब रब चेंज नहीं आया, कितनी लेंथ के लिए, L0 लेंथ के लिए, लेकिन ये टाइम के साथ भी तो चल रहा है ना। वेव जो है वो ऐसे बाहर आ रही है सोर्सेज से, S1 सोर्स से वेव जनरेट हुई, S2 से हुई, दोनों वेव ने ऐसे चलना शुरू करा और ओवर द लेंथ L0 देयर इज नो चेंज इन फेस, दोनों के फेसेस सेम हैं, दोनों सेम तरीके से चल रही हैं वेव्स, और इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो इतने टाइम के लिए ये चीज़ हो रही है उसको बोलते हैं कोहेरेंस टाइम। तो वो टाइम इस यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते लेकिन उसको मेजर कर सकते हैं, दोनों सोर्स से लाइट वेव जनरेट हुई और फिर वो किस तरह की वेव बन रही है। तो tau नॉट इज द टाइम। सो हाउ दे आर रिलेटेड। अब लाइट किस स्पीड से चलती है, c स्पीड से चलती है, वो आपको पता है ना, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर दोनों कैसे रिलेट करेंगे, तो आपको पता है c इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पर L0 इज इक्वल टू CT0, ये दोनों आपस में ऐसे रिलेट करते हैं। सो tau नॉट इज द टाइम इंटरवल ओवर विच देयर इज नो अब्रप्ट चेंज इन फेज of 2 light wave trains। ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे एक वेव ट्रेन निकली, थोड़ी देर बाद अब्रप्ट चेंज आया, फिर दूसरी निकली, तो ये ऐसे भी समझा जा सकता है। अगर आप सिंगल सोर्स की टर्म्स में समझना चाहते हो तो tau टाइम और L0 लेंथ के लिए ऐसा है, ठीक है। चलिए, सो दे आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। अब इसके बाद हमारे पास F0 फ्रिक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी। तो आपको पता है कि जैसे मैंने भी लिखा था कि ओमेगा नॉट, डेल्टा ओमेगा नॉट इज एक्चुअली 2 पाई बाय tau नॉट, दिस इज द विड्थ ऑफ द फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर इसको आप 2 पाई डेल्टा न्यू नॉट पुट कर सकते हो और यहाँ पे 2 पाई बाय tau नॉट आएगा एंड दे विल गेट कैंसल्ड। नाउ डेल्टा न्यू नॉट इज विड्थ या रेंज बोल सकते हो, रेंज भी लिख देते हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन हर्ट्स। तो हमारे पास जो L0 है वो बन गया C
इंटू टॉ नॉट था ना, तो इसको c बाय डेल्टा न्यू नॉट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको हमें लैम्डा से डिनोट करना है, क्योंकि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लैम्डा डिक्रीज होता है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फ्रीक्वेंसी कम होने से लैम्डा बढ़ता है। ये आपको पता है, जैसे दो वेव्स हैं, एक मान लो ये वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, लैम्डा कम है, इसका लैम्डा ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वो आपको पता है। सो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आर रिलेटेड, लेट अस राइट, मैं इन टर्म्स ऑफ न्यू लिखूंगा इसको। सो यूजिंग, कलर चेंज करते हैं, यहाँ तक एक चीज़ आ गई, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा न्यू नॉट, डेल्टा न्यू नॉट मतलब डिफ्रेंशिएट कर देना इसको, तो बनेगा सी कांस्टेंट है, देखो लैम्डा की पावर -1 आगे आएगा, नीचे लैम्डा स्क्वायर आएगा, साथ में डेल्टा लैम्डा आएगा। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा न्यू नॉट, ये क्या है, दिस इज बेसिकली डेल्टा न्यू नॉट इज द विड्थ ऑफ या रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो हमारे पास आ रही है रैंडम प्रोसेसेस के कारण, अब्रप्ट चेंजेस के कारण, और ये जो डेल्टा लैम्डा है इट इज़ द रेंज ऑफ वेवलेंथ्स जो उस वजह से आए हुई फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है या फेस चेंज हो रहा है। अब इसको यहाँ ऊपर पुट करने पर हमारे पास एल नॉट विल बी इक्वल टू सी बाय -c, नीचे आ गया डेल्टा लैम्डा, नीचे आ गया, ऊपर चला गया लैम्डा स्क्वायर, सो c से c कैंसिल हो गया, एंड एल नॉट इज माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्डा, और यहाँ से डेल्टा लैम्डा आएगा विच इज़ अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय एल नॉट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपके पास कोहेरेंस लेंथ है, न्यूमेरिकल में कोहेरेंस लेंथ, तो आप लाइन विड्थ, इसको बोला जाता है लाइन विड्थ, फाइंड कर सकते हो। अब इस लाइन विड्थ को डॉपलर विड्थ भी बोला जाता है, इसका कॉस डॉपलर इफेक्ट है, ये भी हम समझते हैं कैसे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। कई बार हमें डॉपलर विड्थ दी होती है, डेल्टा लैम्डा बोलते हैं उसको, डॉपलर विड्थ, लाइन विड्थ, डेल्टा लैम्डा हमें दिया होता है, और हमें वेवलेंथ भी दी होती है, कोहेरेंस लेंथ निकालनी होती है। कोहेरेंस लेंथ अगर यहाँ से आ जाए तो कोहेरेंस टाइम भी फिर आप निकाल सकते हो, वो हमारे पास एल नॉट इज इक्वल टू सी टॉ नॉट है, और वो आ जाएगा एल नॉट डिवाइड बाई सी, वो भी आप निकाल सकते हो। ये छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे कहीं ना कई बार बन जाता है। सो डॉपलर विड्थ को समझेंगे। डॉपलर विड्थ क्या होता है, देखो डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कि जब भी किसी वेव का सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाता है तो वहाँ पर अपीयर जो फ्रीक्वेंसी होती है उस सोर्स से, जो लाइट या वेव कोई भी निकल रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर उल्टा होगा, उससे दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट इज डिफरेंट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड इज डिफरेंट। सो यहाँ पे लाइट वाले डॉपलर इफेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब जंप करता है हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में, वो इलेक्ट्रॉन ही तो सोर्स है ना लाइट का, तो वो जब आया, वो एक डिस्क्रीट प्रोसेस है, उसके अंदर वैसे गिरते 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 वो लाइट को एमिट कर रहा है साथ साथ, तो वेव उस टाइम निकल रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस लेवल से नीचे वाले लेवल में जब गिर रहा है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, उस टाइम के दौरान ये वेव यहाँ पे या फोटोन जो है वो जनरेट हो रहा है। सो उस वजह से जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आता है या वेवलेंथ में शिफ्ट आता है, उसको लाइन विड्थ बोलते हैं, या डॉपलर की विड्थ या रेंज बोलते हैं। तो इट इज़ रिलेटेड टू कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम, क्योंकि वो जो चेंज आएगा अब थोड़ी देर बाद जब नेक्स्ट फोटोन आएगा उसके लिए भी चेंज आएगा, दैट विल बी डिफरेंट, रैंडम प्रोसेस है। सो दिस इज कॉल्ड डॉपलर विड्थ। तो ये भी आप नोट करके चलेंगे, इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा, अभी हम कर ही लेते हैं एक न्यूमेरिकल। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, रियल सोर्स एग्जांपल है। अगर हम क्रिप्टॉन की बात करें, सो क्रिप्टॉन से हमारे पास ऑरेंज लाइट निकलती है, और इसकी जो डॉपलर विड्थ है वो हमें पता है। डॉपलर विड्थ मतलब रेंज ऑफ लैम्डास, वो हमें पता है, वो है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 550 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये इसकी डॉपलर विड्थ है। वेरी स्मॉल लेंथ है ना। अब हमारे पास इसका लैम्डा भी पता है, वो है 6058 एंगस्ट्रॉम। हमें निकालनी है कोहेरेंस लेंथ एल नॉट। एल नॉट निकालने इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो एल नॉट कैसे निकालें, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है।
सो हमें यूज़ करना है एल नॉट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्डा। माइनस साइन आप यहाँ छोड़ सकते हो, वो जस्ट इतना बता रहा है कि डिक्रीज इन देयर विल बी डिक्रीज इन द लैम्डा व्हेन देयर इज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, दे आर ऑपोजिट। तो ये हम ऐसे लिख लेंगे। अब लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो 6058 इंटू 10⁻⁻10 -10 होता है हमारे पास एंगस्ट्रॉम मीटर्स में, तो इतने मीटर हो गया, उसका हमने स्क्वायर करना है और नीचे हमारे पास मीटर में ही है वैल्यू। तो व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग यू विल गेट 66.73 सेंटीमीटर। ये कोहेरेंस लेंथ है, ये देखो क्रिप्टॉन सोर्स के लिए सेंटीमीटर्स में आई है, बड़ी है ये 66 सेंटीमीटर है ना, अराउंड 70 सेंटीमीटर्स। अब ये वो है कि क्रिप्टॉन से जो लाइट की वेव्स निकल रही हैं, अगर हमने एक क्रिप्टॉन सोर्स लिया, वहाँ से हमने 2 ड्राइव करे, तो जो लाइट की वेव्स निकलेंगी वो लाइट वेव्स 70 सेंटीमीटर के लिए कोहेरेंस में आएंगी। लाइट वेव्स मतलब उनकी जो कोहेरेंस लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है। 70 सेंटीमीटर तक अगर आप स्क्रीन रखोगे दोनों सोर्सेज से, तो उतने डिस्टेंस तक देयर विल बी नो चेंज इन द फेज ड्यू टू सम रैंडम प्रोसेस। तो उतने डिस्टेंस तक हमारे पास सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया जा सकता है। कैपिटल डी की रेंज इसके कंपेरेबल होनी चाहिए। तो डिफरेंट लाइट के लिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं और उस हिसाब से हम सोर्स के हिसाब से वो आप कैपिटल डी को सिलेक्ट कर सकते हो। पैटर्न बनने में आसानी होती है, सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है इस केस में। चलिए, तो ये हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद है हमें करना व्हाट आर द कंडीशंस फॉर या रिक्वायरमेंट्स फॉर to get a sustained interference pattern। तो मैं इसके लिए पहले आपको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दूंगा, आप उसको देख लो फटाफट, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको पता भी है चीज़ें, लेकिन आपको एग्जाम में तो लिख के आनी है ना, उसके लिए नोट्स बन जाएंगे, आप साथ साथ देख लीजिए। तो सबसे पहला इसके अंदर हमारी जो हेडिंग है वो है कंडीशंस टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। पहले बनाए तो सही। गुड या सस्टेन्ड पैटर्न। चलिए, तो सबसे पहले है हमारे पास इसके अंदर वो ये है, वी नीड कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बिकॉज इफ फाई इन इक्वेशन, हमारे पास देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन थी, लेक्चर नंबर 1 में ड्राइव करी थी। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। इसको कंप्लीट करो, ये ड्राइव करो। इसमें आपके पास फाई आया था, कॉस फाई, और ये जो फाई है ये आई आर को कंट्रोल करता है। ये पहले सोर्स की इंटेंसिटी है, दूसरे सोर्स की लाइट की इंटेंसिटी है, और फाई दोनों के बीच में फाइनल फेज डिफरेंस है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट विल बी सम ऑफ 2 फेज डिफरेंसेस। ये वाला तो हमारे हाथ में नहीं है, रैंडम है, लेकिन ये हमें कोहेरेंट सोर्सेज से ही मिलेगा। और ये ड्यू टू पाथ डिफरेंस है, ड्यू टू पाथ डिफरेंस, उस हिसाब से हमें फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक है, तो दिस बिकॉज ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस। अगर हमारे सोर्सेज कोहेरेंट हैं तो फाई विल बी कांस्टेंट। फॉर कोहेरेंट सोर्सेज फाई विल बी कांस्टेंट। फाई कांस्टेंट होगा टाइम के साथ, तो हमारे पास जो आई आर है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो भी हमें स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर जहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कांस्टेंट मिलेगी। तो अब आप स्क्रीन देखिए, ये स्क्रीन है, यहाँ पे ऐसे हमारे पास फ्रिंजेस बनी हुई हैं। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सस्टेन्ड हो, मतलब टाइम के साथ उसमें फ्लक्चुएशंस ना हो, नज़र आए फ्रिंजेस, यही चाहते हो ना आप। तो फ्रिंजेस नज़र आने के लिए तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट पी पॉइंट मान लो, अगर ये वाला पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है तो हर टाइम मैक्सिमा ही रहे, मिनिमा का है तो मिनिमा रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर वो कभी मैक्सिमम बनी जा रहा है, कभी मिनिमम बनी जा रहा है, इट इज़ हैपनिंग एट वेरी फास्ट रेट, तो आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे पैटर्न। तो ये चक्कर है, इसलिए फाई मस्ट बी कांस्टेंट विद टाइम। आई होप आपको समझ आया। तो ये हमारे पास पहला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाने के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो कभी भी हमारे पास कोई भी सोर्स प्योरली मोनोक्रोमेटिक नहीं होता कि उसमें सिंगल एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। देयर इज ऑलवेज डॉपलर शिफ्ट, तो उस वजह से वहाँ पे कोहेरेंस लेंथ आ जाएगा, लैम्डा की एक रेंज आ जाएगी, बट
वी कैन कंट्रोल इट। तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर वाइट लाइट भी यूज़ करो ना, इवन तब भी बन जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। वाइट लाइट भी तो 7 कलर्स होते हैं, आपको पता है, विबग्योर पूरा आपने पढ़ा हुआ है। तो वाइट लाइट के केस में भी मिलती हैं फ्रिंजेस, बट वो सस्टेन नहीं मानी जाती, क्योंकि उसमें कोई फ्रिंज चौड़ी होती है, कोई पतली होती है, वो उससे भी पतली होती है, एंड दे ओवरलैप हो जाएंगी, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे अच्छे से फिर, है ना। तो उस केस में हमारे पास फिर प्रॉपर फ्रिंजेस नहीं बनती। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वी नीड ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। देखो मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, आप साथ साथ कोई बुक भी यूज़ करिए। मैं आपको बुक्स बता देता हूँ, जैसे डिफरेंट पब्लिशर्स तो हैं ही हैं, ये मॉडर्न प्रदीप, थोड़ी लेकिन मिस्टेक्स होती हैं इनमें, फिर भी ठीक है, अच्छी हैं। लेकिन एक जैसे बुक है मेरे पास, BS अग्रवाल है, ऑप्टिक्स, वो आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ सुब्रमण्यम है एक बुक, वो किसी बच्चे ने सजेस्ट करी थी, फिर मैंने देखी, तो वो भी बड़ी अच्छी बुक है। तो इन बुक्स की हेल्प से आप थ्योरी पार्ट कर सकते हो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको एलेबोरेट करके अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के सोर्स हुए तो उनके बीच में हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा नहीं बनेंगे। एक तो वहाँ फेस चेंज भी आएगा, दोनों सोर्सेज की अलग अलग लाइट चल रही है ना, कि उसका कैश पहले आ रहा है, उसका बाद में आ रहा है। दूसरा, आपको कलर फ्रिंजेस मिलेंगी अगर आप वाइट लाइट यूज़ करोगे, तो ये आपको नहीं देंगे प्रॉपर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है कि दे मस्ट बी द लाइट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय देम मस्ट बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ये आपने पोलराइजेशन का टॉपिक पढ़ा होगा आई थिंक +2 में। देखो जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है ना, उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जैसे लाइट मान लो स्क्रीन से बाहर आ रही है ऐसे, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो जो है वो कभी यहाँ घूमेगा, कभी ऐसे ओरिएंट हो जाए, कभी ऐसे, तो 0 से लेकर 2π पर कहीं पर भी ऑसिलेट करता है। इसको ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये ऐसे कहीं पर भी ऑसिलेट करेगा, अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी घूम जाएगा, बट इट कैन ऑसिलेट लाइक दिस। अब जैसे वेव आपकी तरफ आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अभी इस टाइम पर मान लो ऐसे ऑसिलेट करा, तो अगले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो सकता है ये ऐसे ऑसिलेट करे, फिर ये ऐसे ऑसिलेट करे, फिर ये वापस ऐसे करे। रैंडम है ना, एवरीथिंग इज रैंडम, कुछ कह नहीं सकते भाई फोटोन कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। सो ऑर्डिनरी लाइट से भी हमारे पास बन जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न, बट अच्छा पैटर्न बनाने के लिए अगर हम पोलराइज्ड लाइट यूज करें, सो पोलराइज्ड लाइट में दोनों लाइट की जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है दैट मस्ट बी सेम। दोनों लीनियरली पोलराइज्ड हों या दोनों सर्कुलरली पोलराइज्ड हों, तो उस केस में क्या होता है, जैसे लीनियर पोलराइज्ड लाइट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कन्फाइंड टू ऑसिलेट लाइक दिस ओनली। वो कभी ऐसे या कभी ऐसे या कभी ऐसे 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 नहीं करेगा ऑसिलेट, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं दे मस्ट बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो ये बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो फिर वही रैंडमनेस आ जाएगी, फिर फाई कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, वो दिक्कतें आ जाएंगी हमारे पास। लेकिन अगर एक ही सोर्स से दो ड्राइव कर रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो एक सोर्स के साथ हो रहा है वही दूसरे के साथ हो रहा है ना। तो ये है, तो उस केस में फिर रैंडमनेस या अनपोलराइज्ड लाइट का फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब हमारे पास नेक्स्ट है हेडिंग कंडीशन फॉर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। ये है, ये तो प्राइमरी कंडीशन थी जो अभी मैंने लिखा है। अब आपने पैटर्न बनाना है, सो कंडीशंस फॉर ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ध्यान से समझिए, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड सोर्सेस कैपिटल D मस्ट बी लार्ज, और कितना लार्ज, सेंटीमीटर्स में होता है, और कंपेयर टू L0। अभी मैंने बताया कोहेरेंस लेंथ जो होती है उसके कंपेरेबल होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस, प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलेगा। दूसरा ये जो स्मॉल d है, देखो फ्रिंज विड्थ पड़ा था बीटा,
तो बीटा जो होता है वो लैम्डा डी बाय स्मॉल डी होता है। सो स्मॉल डी को बड़ा करने से हमारे पास बीटा डिक्रीज होगा। तो उतनी फ्रिंजेस आपको छोटी छोटी पतली पतली नज़र आएंगी और वो ऐसे आपको शायद नज़र आए कि ये तो कॉन्टीन्यूस लाइट नज़र आ रही है, मुझे फ्रिंजेस नज़र नहीं आ रही है ना, ऐसा लग सकता है। तो इस केस में जो स्मॉल डी है वो ज़्यादा बड़ा नहीं करना, इतना बड़ा ना हो कि बीटा जो है वो बहुत ही छोटा हो जाए। तो ये भी कंपेरेबल होता है, वो जब सेटिंग करते हैं उस टाइम पे हमें देखना है। सो डी मस्ट नॉट बी टू लार्ज। थर्ड पॉइंट ये है बेटर कॉन्ट्रास्ट के लिए। फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट ऑफ फ्रिंजेस। देखो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि जो ब्राइट फ्रिंज है प्रॉपर ब्राइट हो, जो डार्क है वो प्रॉपर डार्क हो, बिल्कुल ब्लैक कलर की हो, वहाँ बिल्कुल भी लाइट ना हो। सो एक तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर हो और वो आई के बराबर हो। अगर ऐसा होगा तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, मतलब जहाँ पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वो 4 टाइम्स आई होगी, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, वहाँ कुछ नहीं होगा, लाइट बिल्कुल डार्क एरिया होगा वो। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा बेटर कॉन्ट्रास्ट के लिए पॉइंट है द सोर्सेज मस्ट बी नैरो। द स्लिट्स जो हम यूज कर रहे हैं S1 S2 मस्ट बी नैरो। नैरो के स्मॉल पतली होनी चाहिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बिकॉज फॉर ए ब्रॉड सोर्स, अगर हमारे पास एक चौड़ा सोर्स है, ब्रॉड सोर्स, जैसे ये मान लो स्लिट का साइज है, बड़ा है थोड़ा, मैंने बड़ा बनाने की कोशिश करी है, तो वहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सोर्सेज लाइट के ऊपर मैंने ले लिए, दे एक्ट एज ए सोर्सेज ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट्स। तो वहाँ से अपने अपने वेव फ्रंट्स निकलते हैं हर पॉइंट से, और वो आपस में इंटरफेयर करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास एक सोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक पैटर्न बनेगा, ये मैं इंटेंसिटी बना रहा हूँ, दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एक अपना पैटर्न बनेगा, एंड दे विल ओवरलैप। और ओवरलैप करने से क्या होगा कि फ्रिंजेस का कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा और हो सकता है पैटर्न आपको नजर ही ना आए। फॉर ए ब्रॉड सोर्स क्या होता है, इट एक्ट्स लाइक ए नंबर ऑफ सोर्सेस हेल्ड together and they produce their own interference pattern। अपना अपना ऑन एक ही बार लिख लो, ऑन क्या हुआ, अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न, और फिर वो आपस में हो जाएगा ओवरलैप, विच गेट ओवरलैप्ड। ओवरलैप होने से क्या होता है, प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं बनती फ्रिंजेस की। चलो तो ये है हमारे पास, और मोनोक्रोमेटिक की बात हम यहाँ पर भी करेंगे क्योंकि बेटर कंट्रास्ट चाहिए। सो बेटर कंट्रास्ट के लिए सारी फ्रिंजेस की विड्थ सेम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर जो पॉइंट बनेगा, थर्ड के अंदर मैं चल रहा हूँ, वो हमारे पास बनेगा द लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक इन नेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट लाइट होगी तो हर किसी का अपना पैटर्न बनेगा, 7 कलर्स होते हैं उसमें। वाइट लाइट के अंदर आपको पता है ना क्या होता है, वेब गियर 7 कलर्स। सो रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है लैम्डा मैक्स, और वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम होती है लैम्डा मिन, ठीक है। तो स्क्रीन पर जैसे मैं कह रहा हूँ सेंट्रल वाली फ्रिंज हमारी जो है वो हमेशा ब्राइट होती है, तो वो बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो रेड वाला बीटा जो है ना, बीटा आर, वो सबसे चौड़ी बनेगी, ये रेड फ्रिंज होगी। और बाकी जैसे वॉयलेट वाली है वो यहाँ बीच में होगी, पतली सी छोटी सी। वॉयलेट वाली को वॉयलेट कलर से बना के दिखाते हैं आपको, थोड़ा फन भी करना चाहिए। ये देखो ये वॉयलेट वाली है। फिर इंडिगो वाली भी थोड़ा इसके जैसे ही होता है, इंडिगो भी ना थोड़ा डार्क ले लेते हैं, वो यहाँ आ जाएगी, थोड़ा चौड़ी बन जाएगी। फिर उसके बाद ब्लू, ठीक है, वो थोड़ी और चौड़ी बन जाएगी। तो ये क्या हो रहा है भाई, ओवरलैपिंग हो ही जा रही है ना। और जो नीचे वाली फ्रिंज है ये काफ़ी एरिया कवर कर लेगा, और यहाँ पर वो डार्क एरिया में भी ये कलर्स आपको नज़र आएंगे, और यहाँ पे प्रॉपर वाइट नज़र आएगा, सारे कलर वहाँ पे आ गए हैं।
तो सेंटर वाला एरिया वाइट नज़र आएगा। तो इस तरीके से आपके पास एक सस्टेन्ड या एक बढ़िया विजिट इंटरफेरेंस पैटर्न जिसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ वो नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है एग्ज़ाम में थोड़ा एक्सप्लेन करके। आई होप आप लिख पाओगे कि यू विल गेट alternate colored fringes on the screen of different fringe widths, and the central fringe, the center area will be of white color, and there will be overlapping of these color fringes, and we will not get a good or visible interference pattern. It will look like general illumination only. तो ये है बच्चे हमारे पास आज का जो हमारा लेक्चर था। सो अभी हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है इसके साथ साथ कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। तो मैं सब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट आई होप आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो आज के टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, किसी बुक की हेल्प ले लेना, वहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा होता है उसको 2 बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे, वो हम करेंगे हाउ टू ऑब्टेन। यहाँ से शुरू करेंगे अपना काम, कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाए जाते हैं। तो एक सोर्स से 2 को ड्राइव करके हम कोहेरेंट सोर्सेज बनाते हैं। जैसे हमने YDSC में क्या करा, YDSC में हमने एक प्राइमरी सोर्स था, उसमें वेव फ्रंट निकल रहे थे, उन वेव फ्रंट्स की डिवीज़न करी। तो एक मेथड होता है डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट्स, वो हम YDSC में यूज़ करते हैं, और दूसरा मेथड होता है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। थोड़ा इसको डिस्कस करके छोटा सा टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट मेथड करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए, वो जो भी आपके सिलेबस में होगा वो करेंगे। सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लेक्चर आई होप आपको समझ आया, ये समझने वाली चीज़ें हैं ज़्यादा। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, एग्जाम में इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको समझ आया। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा लेक्चर और आप क्या चाहते हो। मैं देखो थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वाज वेरी बिजी इन सो मेनी थिंग्स, बट आई विल कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ ऑप्टिक्स एंड लेजर्स इन दिस सेमेस्टर। सो डोंट वरी, जस्ट कीप स्टडिंग। बुक में भी पढ़िए, कमेंट करिए। आप जब कमेंट्स आ जाते हैं ना, 10-12 कमेंट्स आ जाते हैं पिछले लेक्चर पे, तो मुझे फिर होता है कि नहीं अभी मैं रिकॉर्ड करूं, बच्चे वेट कर रहे हैं। सो क्योंकि टाइम निकालना ही पड़ता है अलग से, तभी ये चीज़ें हो पाती हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।